Now this question 174, this is related to transistor amplifier. As you can see, it reads in a common emitter transistor amplifier. Common emitter में आउटपुट जो है वो कलेक्टर होगी और इनपुट जो है बेस होगा. The audio signal voltage across the collector is 3 volt. आउटपुट वोल्टेज दी गई है. रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस 3 किलो ओम दे दी गई है. इफ करंट गेन का मतलब क्या है? करंट गेन मीन्स आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट 100 दी गई है वो. एंड द बेस रेजिस्टेंस मतलब इनपुट रेजिस्टेंस दी गई है 2 किलो ओम. नाउ दे वांट द वोल्टेज गेन एंड पावर गेन. तो व्हाट इज वोल्टेज गेन? तो यू विल से वोल्टेज गेन का मतलब है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज. तो यहाँ पे जो करंट गेन है 100, अगर आप उसको आउटपुट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, आउटपुट रेजिस्टेंस इज 3 किलो ओम एंड इनपुट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो ये इसकी वोल्टेज गेन हो जाएगी. यू अंडरस्टैंड? बिकॉज आउटपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस, ये आउटपुट वोल्टेज हो गई. दिस इज इनपुट करंट इन द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस, तो ये इसकी वोल्टेज गेन हो गई. एंड पावर गेन निकालना है, वेरी सिंपल. वोल्टेज गेन को अगर आप करंट गेन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो पावर गेन आ जाएगा, इजंट इट? तो पावर गेन हम यहाँ पे लिखेंगे 150 मल्टीप्लाइड बाय 100, 15,000. So from this point of view, the most appropriate answer I see is option 3. So I'll be marking option 3 for question number 174. Now let us switch over to next question, that is 175. Now in this question 175, as you can see, it's a circuit solving question. It says that figure shows a circuit that contains 3 identical resistors. ये आप देख सकते हैं 3 resistors, तीनों की वैल्यू 9 ओम ईच, सारे 9 ओम के हैं. 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स दिए गए हैं 2 मिली हेनरी ईच, यहाँ भी है, यहाँ भी है. एंड एन आइडियल बैटरी विद EMF 18 वोल्ट, 18 वोल्ट की यहाँ बैटरी लगाई है. सो करंट आई थ्रू दी बैटरी इन्होंने पूछी है. जस्ट आफ्टर द स्विच क्लोज मीन्स the current will not be passing here, the current will not be passing here. So it's only this circuit that will be active. The moment आप की क्लोज करेंगे तो ना तो करंट इसमें पास करेगा ना करंट इसमें पास करेगा, करंट सिंपली इसमें पास करेगा. सो करंट वैल्यू विल बी EMF अपॉन रेजिस्टेंस. EMF की वैल्यू 18 वोल्ट दी गई है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 9 ओम. सो 18 by 9, 2 एम्पियर. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 2 एम्पियर. We will be marking option 3 for that, and that is the explanation to question 175. Now let us switch over to next question, that is 176. Now this question 176 is again related to Newton's laws of motion. Here the question says that 2 blocks A and B of masses 3m and m, as it has been shown in diagram. Diagram आप देख सकते हो, एक स्प्रिंग है, ये 3m मास है, एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और ये दूसरी मास m है. द स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल. नाउ द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय ए मासलेस स्प्रिंग. ये स्प्रिंग जो है ये भी मासलेस है. नाउ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एक्सेलरेशन बतानी है आपको इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट. मतलब इस क्वेश्चन में आप स्ट्रिंग को कट कर दोगे. द मोमेंट आप स्ट्रिंग को कट करोगे तो बी का फ्री फॉल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बी की जो एक्सेलरेशन है वो जी के इक्वल हो जाएगी. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. नाउ थिंक ऑफ ए की एक्सेलरेशन क्या होगी? तो हियर राइट नाउ स्प्रिंग में इलोंगेशन है बिकॉज ऑफ हाउ मच वेट, 3m + m, 4mg की वजह से इसकी इलोंगेशन है. एंड जब आप इसको कट कर दोगे तो ये 4mg का फोर्स ऊपर लगेगा और ये 3m की 3mg नीचे लगेगी. तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट? दैट विल बी 4mg - 3mg, दैट इज mg. तो mg विल बी एक्टिंग ऑन 3m. सो इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में g/3 होगी. सो a की एक्सेलरेशन g/3 एंड b की एक्सेलरेशन g. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आई एम फाइंडिंग इज ऑप्शन 2. अंडरस्टैंड? एंड दैट इज द explanation to question number 176. Now let us switch over to next question, that is 177. Now this question 177 is related to polarization. Here the question says that two polarides P1 and P2, एक पोलराइड P1 है दूसरी P2 है, are placed with the axis perpendicular to each other. मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री दे दी गई है.
अनपोलराइज लाइट आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1. सो लेट अस सपोज इधर से आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट जो है वो आप थ्रो कर रहे हैं. सो दिस आई नॉट हैज़ बीन गिवन अनपोलराइज. सो माइंड यू, जैसे ही वो एक पोलराइड में पास करेगी तो पोलराइज हो जाएगी और उसकी इंटेंसिटी भी हाफ हो जाएगी. अ थर्ड पोलराइड P3 is kept in between P1 and P2 such that its axis makes angle 45 degree with that of P1. That means इन्होंने एक और भी पोलराइड P3 यहाँ पे इंसर्ट करा है जो कि P1 के साथ 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. एंड जब P1 एंड P2 के बीच में एंगल 90 डिग्री थी, सो ऑटोमेटिकली P3 एंड P2 के बीच में भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगी. सो नाउ दे आर आस्किंग यू कि जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी. तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि P1 के थ्रू पास करने के बाद इसकी इंटेंसिटी I0/2 होगी. बट जब वो P3 को क्रॉस करेगा तो उसके बीच में एंगल 45 डिग्री थी, इसलिए इसमें लॉ ऑफ मैलस लगेगा. cos स्क्वायर 45 डिग्री से ये फर्दर मल्टीप्लाई होगा. नाउ व्हाट इज cos 45 डिग्री? 1/√2. स्क्वायर ऑफ दैट 1/2. तो ये फर्दर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ से P3 से पास करने के बाद इसकी इंटेंसिटी I0/4 हो जाएगी. नाउ अगेन द एंगल बिटवीन P3 एंड P2 दैट इज 45 डिग्री. तो फिर से यहाँ पे लॉ ऑफ मैलस लगेगा. फिर से cos स्क्वायर 45 से ये मल्टीप्लाई होगा. तो दैट मीन्स ये I0/8 इंटेंसिटी लेकर बाहर जाएगा. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन 3. सो वी आर मार्किंग ऑप्शन 3 and that is the explanation to question number 177. Now let us talk about next question, that is 178.